जय सीताराम दोस्तों। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के बारे में आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, टू द पॉइंट से बताऊंगा। और इस छोटे से टॉपिक के माध्यम से आप ये जानेंगे प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रण संस्कृति, छापाखाना, कई चीज़ों के बारे में आधुनिक दुनिया में इन लोगों ने कैसे योगदान किया। सब पूरा पॉइंट से एनसीईआरटी का क्लास 10 का सिलेबस है, इतिहास सब्जेक्ट से। चलिए देखते हैं। यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? बहुत अच्छा व्यक्ति था ये योहान गुटेनबर्ग। उन्होंने तो क्रांति ही ला दी ऐसा करके। निम्न में कौन सा एक बिब्लियोथिक ब्लू का सही अर्थ है? बिब्लियोथिक ब्लू, ब्लू कम कीमत वाली छोटी किताबें होती हैं। बिब्लियोथिक ब्लू अगर आपसे कोई कह देता है बहुत कम कीमत होती है, छोटी किताबें होती हैं। और निम्न में से कौन सा धर्म सुधारक प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के लिए उत्तरदायी था? एक ही महान व्यक्ति था, वो था मार्टिन लूथर। और निम्नलिखित से कौन सी पुस्तक गुटेनबर्ग द्वारा छपी गई पहली पुस्तक थी? बाइबल। एक बार आपको बता देता हूँ, इसे धर्म विशेष के लिए मैं नहीं कहूँगा कुछ भी। बाइबल जब छापी थी गुटेनबर्ग ने तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ही इसका आविष्कार किया गया था, तो बाइबल थी वो। अब पुस्तकों का पेपर बैक संस्करण प्रस्तावित हुआ था महामंदी की शुरुआत में। ये अच्छा क्वेश्चन, मैं आपसे भी पूरा पॉइंट बता रहा हूँ। स्क्रीन पर आप कुछ ऑप्शन दिखाई पड़ते जा रहे हैं। महामंदी की शुरुआत में इंग्लैंड ने फेरी वालों के द्वारा एक पैसे में बिकने वाली किताबों को क्या कहा जाता था? चीप से चैप बुक्स नाम दे दिया उन्होंने। एक पैसे में बिकने वाली किताबों को कहते हैं चैप बुक्स। एक पैसा था, बहुत कम होता है, फेरी वाले बेचते थे, तो वहाँ के लोगों ने इंग्लैंड के चैप बुक, चीप से चैप आ गया। ओके। और कौन सा पढ़ने का साधन विशेष कर नारियों के लिए था? पेनी मैगजीन्स। पेनी मैगजीन्स थी वो क्या इतना नारियाँ पढ़ती थी। नारियाँ मतलब स्त्रियाँ मतलब औरतें, लेडीज यार। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की तर्ज पर बना था। किसे आयरिश प्रेस कानून के तहत बनाया गया था? 1878 का जो वर्नाकुलर एक्ट बनाया था वो आयरिश प्रेस कानून के आधार पर बनाया गया। और जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक का नाम है डायमंड सूत्र। और निम्न में से देशों में से किस देश से मुद्रण की सबसे पहली तकनीक विकसित हुई? मुद्रण की सबसे पहली तकनीक जो विकसित हुई थी वो चीन में थी, कहीं और नहीं हुई। आपके पड़ोसी देश चीन ने किया था। और मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। यह शब्द किसने कहा? मार्टिन लूथर किंग ने। निम्नलिखित में से किसने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बनाया? रिचर्ड एम हो ने बनाया था दोस्तों। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक को यूरोप में लाया? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक को यूरोप में लाने का जो श्रेय था वो मार्को पोलो था। मार्को पोलो बहुत बड़ा एक यात्री था, सभी देशों की यात्राएं करता था, हमारे यहाँ भी आया था। पुर्तगालियों के साथ प्रिंटिंग प्रेस गोवा में कब आई? 16वीं सदी के मध्य में पुर्तगाली प्रिंटिंग प्रेस को गोवा में लेके आ गए थे। और इंग्लैंड में किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालयों का उपयोग किन लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया? किराए पर किताबें इंडिया में मिलती थी, मैगजीन्स मिलती थी, छोटा था तब मिलती थी। तो क्या था, सफ़ेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को कहते थे किराए पर किताब मिल जाती थी। आज भी आप जाएंगे तो लाइब्रेरी में लोग फ्री में किताब देते हैं। आपका नाम पता नोट कर लेंगे, बस जाइए लाइब्रेरी और किताबें लीजिए और पढ़िए, ज्ञान लीजिए, अच्छा रहेगा आपके जीवन के लिए। पहली प्रिंटिंग प्रेस का उसका योहान गुटेनबर्ग हो चुका है। धर्म सुधारक प्रोटेस्टेंट धर्म के लिए उत्तरदायी था मार्टिन लूथर किंग। बार बार घूम के आ रहा है, ठीक है, पढ़ लीजिए, रिवाइज हो जाएगा आपको। गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक कौन सी छापी थी? बाइबल। पुस्तकों का पेपर संस्करण कब प्रकाशित हुआ? महामंदी की शुरुआत में। इंग्लैंड में फेरी वाला एक पैसे में बिकने वाली पुस्तकों को क्या कहा जाता था? चैप बुक्स, चीप से चैप।
कौन सा मैगजीन केवल नारियां ही पढ़ती थी? पेनी मैगजीन। 1878 का वर्नाकुलर एक्ट बना था आईडी स्पेस कानून के आधार पर। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम क्या है? डायमंड सूत्र। और मुद्रण किस देश की तकनीक सबसे पहले स्टार्ट हुई? चीन में। और मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, किसने कहा? मार्टिन लूथर ने। किसने शक्तिशाली बेलनाकार प्रेस की कागज बनाई? रिचर्ड एम हो। घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मुद्रण की सबसे पहले तकनीकी निदर्शन हुई? चीन, जापान, कोरिया, क्योंकि तीनों पड़ोसी देश हैं। और 1871 में गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? गुलामगिरी ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। केवल इसीलिए लिखी थी क्योंकि उसमें हमारे देश के हालात बहुत ख़राब थे, हम गलतों को शुद्धों के साथ गलत व्यवहार करते थे, इसलिए उन्होंने इस पुस्तक को लिखने की कोशिश की और लिख दिया। तुलसीदास के रामचरितमानस का पहला संस्करण का वो कांच पर कलकत्ता में छपा था 1810 में। 2 फारसी अखबारों के नाम बताइए जो 1882 में प्रकाशित हुए? जाम जहांनामा, शमसुल अखबार। अब थोड़ा सा लघुत्तरी के 14 पॉइंट से देखते हैं। नई मुद्रण की खोज यूरोप के सभी भागों में क्यों फैल गई? इस कारण स्पष्ट कीजिए। क्यों फैल गई? क्योंकि किताबों की बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं हो रही थी और नकल उतारना बेहद खर्चीला हो रहा था। और पांडुलिपियाँ अक्सर नाजुक होती थी और उनके लाने ले जाने के रखरखाव में तमाम मुश्किलें थी। उनका चलन सीमित था और किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लोकप्रिय हो गया। वुड ब्लॉक में बता चुका हूँ कहाँ पे किस प्रकार यूज करते हैं। इसीलिए हुआ कि पांडुलिपियाँ हो जाती थी, लोग देते नहीं थे, किताब छप गई, सभी लोग के पास अवेलेबल हो गई, लोगों आसमान जनमानस से पहुँच गई। मुद्रित किताबें अशिक्षित लोगों के बीच क्यों लोकप्रिय हो गई? कि जो लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे वो बोलकर पढ़े गए को सुनकर मजा लेते थे और लोग की तो लोक कथाएँ छपने लगी थी और जो किताबें छपती थी उनमें चित्र बने होते थे और सामूहिक ग्रामीण समाओं और शहरी शराब खानों में गाना सुनाया जाता था, इसलिए चीज़ें फेमस हो गई ज़्यादा। पांडुलिपियाँ कहते जो हाथों से लिखी गई पुस्तकों को हम पांडुलिपि कहते थे। उनका व्यापक सबब आप लोग क्यों नहीं हो पाता था? यह हाथ से लिखोगे तो टाइम लगेगा, नकल उतारने में भी टाइम लगता था। किताबों की बढ़ती मांग पांडुलिपि से पूरी होने वाली नहीं थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय अधिक लगना, मांग पूरी नहीं होती थी, बहुत नाजुक होती थी, लाने ले जाने में रखरखाव में मुश्किलें आती थी, उपरोक्त समस्याओं की वजह से ज़्यादा मुश्किल हो पाता था। अब भारतीय लोग किस प्रकार पांडुलिपि की नकल करते थे और उन्हें सूचित कैसे रखते थे? पांडुलिपि ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। पत्तों पर सुंदर तस्वीरें भी बनाई जाती थी। उन्हें तख्तियों की जिल्द में रखा जाता था और उन्हें ख्याल से सिल कर बांध दिया जाता था। अरे पिक्चर में देखते नहीं हो, तुलसीदास लिखते दिखाई पड़ते हैं। अब मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति लाने में क्या भूमिका निभाई? क्योंकि छपाई जब होने लगी थी तो चलते विचारों का प्रसार, उनके लेखन ने परंपरा, अंधविश्वास और निपुण स्वाद की आलोचना कर दी। रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया गया। चर्च की धार्मिक और राज की निरंकुश सत्ता पर हमला हुआ और छपाई ने वाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म दे दिया। और 9वीं सदी में महिलाओं द्वारा पढ़ने के चलन के प्रति लोगों का क्या रवैया था? महिलाओं के संदर्भ में क्या प्रतिक्रियाएँ थी? जो उदारवादी पति और पिता यहाँ औरतों के घर पर पढ़ाने लगे, जो अच्छे लोग थे तो लगे ठीक है यहीं पढ़ लो घर में। शहर में छोटे छोटे स्कूल खुले तो उन्हें स्कूल भेजा गया। बाकी औरतों ने इन प्रतिबंधों को भी अस्वीकार कर दिया, नहीं जाएंगे, अच्छी बात थी, वो बागी ठीक बनी। और भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में मुद्रण संस्कृति ने किस प्रकार योगदान दिया? बहुत अच्छा योगदान दिया। तो जो दमनकारी नीति थी उसके बावजूद भी राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में फैल गए। पहले तो ये होता था कि 1 हफ्ते पहले का अखबार था, लोग तब पढ़ते थे। उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन के बारे में लिखना स्टार्ट किया, लोग जागरूक हुए, जाने। पंजाब के क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया और बाल गंगाधर तिलक ने अपना केसी समाचार छापा और लोगों ने गहरी हमदर्दी जता दी। तो जो छपी थी चीज़ें उससे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा हुआ है। और पंजाब देश के अन्य सभी भागों में राष्ट्रवादी आंदोलन को बल मिल गया। तो बाल गंगाधर तिलक तो छोटे से एग्जाम्पल है, और भी जो महान व्यक्ति थे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ जो उनके साथ हुआ। ऐसे तरीकों का उल्लेख कीजिए जिनसे मुद्रित किताबों तक आम आदमी की पहुंच बढ़ी। क्या हुआ? जैसे मद्रास में काफ़ी सस्ती किताबें चौराहे
और चौक पर बेची जाती थी। गरीब लोग उनको भी खरीद सकते थे। सार्वजनिक पुस्तकालय खुल गए। शहरों, कस्बों और संपन्न गाँवों में भी पुस्तकालय मिले। जाति भेद के बारे में पुस्तकों निबंधों में लिखा गया और मजदूरों को में नशाखोरी कम हो तो साक्षरता और राष्ट्रवाद का संदेश पहुँचाया गया। अब मजदूर नशाखोरी क्यों करते थे? आमदनी मिलती थी कम, नशा कर लिया तो काम चल गया। और रोमन कैथोलिक चर्च के विभाजन के में मुद्रण संस्कृति की भूमिका को स्पष्ट कर दीजिए। जो मार्टिन लूथर थे उन्होंने रोमन कैथोलिक की कुरीतियों का आलोचना किया और 95 स्थापनाएं लिखी। उनकी एक छपी प्रति ब्रिटेन के गिरजाघरों के दरवाजे पर टांगी गई और लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे जाते थे। नतीजा यह हुआ कि चर्च का विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हो गई। और मुद्रण ने किस प्रकार समुदायों और भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को जोड़ने का कार्य किया, क्योंकि अच्छा लिखा गया तो लोग समझदार हो गए, दिमाग बदला तो विचार बदला तो हमारी सामंजस्यता बढ़ी और हम एक दूसरे के नज़दीक आ गए। और मुद्रण प्रणाली ने नए विचारों के विकास, प्रसार, व्यक्ति हेतु एक नए प्लेटफॉर्म का विकास किया। मुद्रण प्रणाली संचार का सबसे सस्ता और सरल साधन था। भारत के लोगों की समस्याओं को उजागर करते थे। धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुँचाई गई। अखबार भारतीय मूल के क्षेत्र एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुँचाए जाते थे। वुड ब्लॉक अभी मैंने बताया था आपको, यूरोप में छापी गई थी। काठ की तख्ती होती थी। मैं यूरोप में 1295 के बाद आई। इस कथन को स्पष्ट कर दीजिए। ये वुड ब्लॉक जो थी, काठ की तख्ती थी, ये यूरोप में 1295 ईस्वी के पश्चात आई, क्योंकि सबसे पहले वुड ब्लॉक तकनीक चीन के पास थी और मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा था। और मार्को पोलो ने ही यूरोप को वुड ब्लॉक तकनीक से अवगत कराया और यह उनके द्वारा ही यह तकनीक यूरोप में फैल गई। ये हो चुका है। फ्रांसीसी क्रांति क्या परिवर्तन आया है, पांडुलिपियाँ क्या थी, भी हो चुका है। राष्ट्रवाद को बढ़ावा हो चुका है। मुझे किताबें अशिक्षित लोगों के बीच क्यों लोकप्रिय हुई, क्योंकि जो लोग नहीं पढ़ पाते थे सुनकर मजा लेते थे, खुश होते थे। लोकगीत कथाएं छपती थी और चित्रों सहित होता था। ग्रामीण समाज शहरी साहबखानों में गाना सुना जाता था। बाद में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी करने का कारण था ये, जब किसी रिपोर्ट को बागी करार दिया जाता था तो उसे छपने से पूर्व चेतावनी दी जाती थी कि ना मानने पर प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर ली जाती थी। और भारत में अखबार के माध्यम से बढ़ रहे राष्ट्रवाद अर्थात ब्रिटिश विरोधी विचारधारा के नियंत्रण के लिए था। और भारत में छपने वाली सभी देशी अखबारों के प्रकाशन पर नज़र रखने के लिए था। इसलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया गया था और ये आयरिश प्रेस कानून के तहत जारी किया गया था। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।